स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु माता पिता की सहमति अनिवार्य है। दूसरा कथन, भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 2015 में यूरोपीय संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता पिता की सहमति के बिना इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून प्रस्तावित किया था। जनरल सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 यूरोपीय संघ में सख्त डेटा गोपनीयता मानक निर्धारित करता है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण प्रदान करता है तथा एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। अतः कथन एक सही है। भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है। डीपीडीपीए की धारा 9 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा को संभालने के लिए 3 शर्तें बताई गई हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। लिटिल प्रेस्पा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अल्बेनियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। दूसरा कथन है, यह यूरोप की सबसे पुरानी विवर्तनिकी झीलों में से एक है। तीसरा कथन है, किलिमंजारो पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, लिटिल प्रेस्पा झील। यह अल्बेनियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। अतः कथन एक सही है। यह यूरोप की सबसे पुरानी विवर्तनिकी झीलों में से एक है। अतः कथन 2 सही है। गैलिसिका पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं, जो यूरोप की सबसे पुरानी और गहरी झीलों में से एक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दूसरा कथन है, भारत तिलहन के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% हिस्सा है। तीसरा कथन है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। अतः कथन एक सही है। भारत तिलहन के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% है। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अतः कथन 3 सही है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सीआरओ केवल एक वाणिज्यिक इकाई या कानूनी दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थान ही हो सकता है। दूसरा कथन है, प्रायोजक से सीआरओ को जिम्मेदारियों का हस्तांतरण लिखित रूप में किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाणिज्यिक शैक्षणिक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाला कानूनी दर्जा प्राप्त कोई भी निकाय हो सकता है। अतः कथन एक सही नहीं है। सीआरओ को जिम्मेदारियां लिखित रूप में सौंपी जानी आवश्यक हैं। अतः कथन 2 सही है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी सीआरओ एक इकाई है जो वाणिज्यिक शैक्षणिक व्यक्तिगत स्वामित्व वाली या कानूनी स्थिति वाली संस्था हो सकती है। इसे प्रायोजक द्वारा विशिष्ट कार्यों, कर्तव्यों या दायित्वों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये जिम्मेदारियां नैदानिक निरीक्षण, जैव उपलब्धता या जैव समतुल्यता अध्ययन से संबंधित हैं। जिम्मेदारियों का हस्तांतरण लिखित रूप में किया जाना चाहिए। टाइफून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टाइफून उष्ण सागरीय जल के ऊपर निर्मित होते हैं और इनकी वायु गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होती है। दूसरा कथन है, टाइफून के कारण उत्तरी गोलार्ध में कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वायु दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। यह एक प्रकार का चक्रवात है जिसमें वायु की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है।
तथा यह भूमध्य रेखा के पास उष्ण समुद्रीय जल में विकसित होता है। अतः कथन एक सही है। जब उष्ण एवं आर्द्र वायु समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो इससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। कम दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर से तीव्र गति से अंदर की ओर वायु के परिसंचरण से चक्रवात की स्थिति बनती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में वायु वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। SMR 300 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है SMR 300 एक कॉम्पैक्ट दाबित हल्का जल रिएक्टर है जो कम से कम 300 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा कथन है भारत के परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 है। तीसरा कथन है SMR 300 प्रौद्योगिकी कोयला आधारित संयंत्रों की जगह लेकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायक हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। SMR 300 एक उन्नत दाबित हल्का जल रिएक्टर है जिसमें विखंडन के माध्यम से कम 300 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम ईंधन का उपयोग होता है। अतः कथन एक सही है। परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 से उपकरण विनिर्माताओं पर दायित्व पड़ने से विदेशी परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं जिससे विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। SMR 300 प्रौद्योगिकी कोयला आधारित संयंत्रों की जगह लेकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायक हो सकती है। अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI ने वैश्विक अवसंरचना वित्त पोषण को परिवर्तित कर दिया है जिससे प्रायः भाग लेने वाले देशों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ जाता है। दूसरा कथन है प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह आवश्यक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करने की चीन की व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI ने वैश्विक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बदल दिया है जिससे प्रायः भाग लेने वाले देशों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। अतः कथन एक सही है। हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह आवश्यक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करने के लिए चीन की व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, भोजपुरी, प्राकृत, असमिया और बंगाली सहित 5 और भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दी है। दूसरा कथन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है। तीसरा कथन है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में नामित भाषा को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली सहित 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मंजूरी दी है। अतः कथन एक सही नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है। अतः कथन 2 सही है। शास्त्रीय के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कथन 3 सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका स्मार्टफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम सहित ESDM क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का नेतृत्व करता है। दूसरा कथन है बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख ESDM बाजार है जिसका लक्ष्य एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। अमेरिका स्मार्टफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम सहित ESDM क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का नेतृत्व करता है। अतः कथन एक सही है।
भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख ESDM बाजार है, जिसका लक्ष्य एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अरब सागर के तीव्रता से गर्म होने से बाढ़, गर्म लहरों और चक्रवातों जैसी चरम मौसम की घटनाओं का संकट बढ़ गया है। दूसरा कथन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2018 की केरल बाढ़ को शताब्दी की बाढ़ कहा और इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। तीसरा कथन है, केरल में 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और तीनों ही आपदाओं विशेषकर बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अरब सागर के तीव्रता से गर्म होने से बाढ़, लू और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं का संकट बढ़ गया है, अतः कथन 1 सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2018 की केरल की बाढ़ को शताब्दी की बाढ़ कहा और इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा, अतः कथन 2 सही है। केरल में 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और तीनों ही आपदाओं विशेषकर बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहे हैं, अतः कथन 3 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पूर्वोत्तर मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का निवर्तन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, जिसमें उत्तर पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है, पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु के लिए वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।